ओके गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको शॉर्ट में एलपीपी भी बोलते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का 3 पार्ट होता है। पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा होता है कॉन्स्ट्रेंट्स। रफी हम लोग इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस। थर्डली होता है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है गाइस, आपका जब भी आप एलपीपी को फॉर्म करते हो तो ये 3 चीज का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। टीचर इन्हीं 3 चीजों को ढूंढेगा आपके वर्किंग में। जैसे अगर आप पहला सम देख रहे हो, a shopkeeper deals in 2 items, wall hangings and artificial plant. He has rupees 15,000 to invest and a space to store at most 80 pieces. A wall hanging cost him rupees 300 and an artificial plant rupees 150. He can sell a wall hangings at a profit of rupees 50 and an artificial plant at a profit of rupees 18. Assuming that he can sell all the items that he buys, formulate a linear programming problem in order to maximize his profit. Guys, एक शॉपकीपर है, वो 2 तरह के आइटम्स पर डील करता है, वॉल हैंगिंग्स एंड आर्टिफिशियल प्लांट, ठीक है। उसके पास सिर्फ 15,000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए और एटमोस्ट 80 पीस है। एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम वो 80 पीस ही रख सकता है। उसके पास स्टोरेज जो है वो 80 पीस का है। जब वो मार्केट में माल खरीदने को जाता है तो उसको एक वॉल हैंगिंग्स का 300 रुपया पड़ता है और एक आर्टिफिशियल प्लांट का 150 रुपया पड़ता है, ठीक है। और वो जब बेचता है वॉल हैंगिंग्स आर्टिफिशियल प्लांट्स को, एक वॉल हैंगिंग एक आर्टिफिशियल प्लांट्स पे उसको एक वॉल हैंगिंग पे 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है और एक आर्टिफिशियल प्लांट पे उसको 18 रुपीज का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप मान लो कि जितना भी वॉल हैंगिंग्स और आर्टिफिशियल प्लांट्स उन्होंने खरीदा था उन्होंने बेच दिया, तो एक एलपीपी फॉर्म करो जिसमें उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो गाइस एलपीपी में 2 पार्ट है, एक है एलपीपी को फॉर्म करना, दूसरा है एलपीपी को सॉल्व करना। आज हम लोग एलपीपी को फॉर्म करते हुए देखेंगे कि एलपीपी का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। गाइस हमें नहीं पता कि वो कितना वॉल हैंगिंग्स और कितना आर्टिफिशियल प्लांट्स खरीदे और बेचे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट अ शॉपकीपर buys and sells X and Y numbers of wall hangings and artificial plants, respectively, ठीक है। गाइस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। गाइस हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट, एक वॉल हैंगिंग्स बेचने पे उसको 50 रुपए का प्रॉफिट होता है एक वॉल हैंगिंग्स पे। गाइस आप कितना वॉल हैंगिंग्स खरीद रहे हो और बेच रहे हो, एक्स नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स खरीद रहे हो बेच रहे हो। तो एक वॉल हैंगिंग पे अगर 50 रुपए का प्रॉफिट है तो 50x टोटल प्रॉफिट 50x। तो हाँ, तो टोटल तो इसमें वॉल हैंगिंग्स बेचने पे उसको 50x का प्रॉफिट होगा और एक आर्टिफिशियल प्लांट बेचने पे उसको 18 रुपया का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और वो कितना आर्टिफिशियल प्लांट खरीद रहा है और बेच रहा है, वाई नंबर। तो इस पे प्रॉफिट कितना आएगा आपका 18y। यही है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमाइज करने को बोला गया, आप लिखोगे मैक्सिमाइज z, कैपिटल Z, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस। ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ लिखने के लिए बता रहे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब उसके बाद आते हैं कॉन्स्टेंट्स लिखने के बाद दूसरा नंबर जो हमें निकालना होता है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब मैंने रिस्ट्रिक्शंस बोला है। 2 रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आप देख पा रहे हो। एक तो पैसों को लेकर रिस्ट्रिक्शन है कि 15,000 से ज्यादा वो खर्च नहीं कर सकता, और दूसरा रिस्ट्रिक्शन है वो 80 पीस से एक प्रॉफिट। रिस्ट्रिक्शंस कैसे हो सकता है, प्रॉफिट को तो बढ़ाना है, तो वो तो मैंने कर दिया यहाँ पे। प्रॉफिट रिस्ट्रिक्शन कैसे हो गया सर? ऐसे तो रिस्ट्रिक्शन है ना कि 50 रुपीज ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा।
भाई वो प्रॉफिट 50 रुपीज ही होगा, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए तो ही ये सब ये किया जा रहा है। ये वाला जो फंक्शन है इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, यही तो मेरा प्रॉफिट है। तो इसका काम हो चुका है, प्रॉफिट को क्यों टच करना, प्रॉफिट का काम कर दिया हम लोगों ने। ये भूल जाओ, प्रॉफिट ये और ये हो गया खत्म, भूल जाओ इसको, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब उसके बाद 15,000 रुपया उसके पास है, जब वो मार्केट में खरीदारी करने को जाता है शॉपकीपर, तो उसके पास 15,000 रुपया वो लेके जाता है। गाइज अगर आप देखोगे जब वो मार्केट में खरीदने जाता है तो 300 रुपया का उसको एक वॉल हैंगिंग्स पड़ता है। और गाइज हमने कितना वॉल हैंगिंग्स खरीदा है और बेचा है, एक्स 50 नंबर ऑफ 50 एक्स नंबर एक्स एक्स तो नंबर। प्रॉफिट 50 तो प्रॉफिट है। तो कितना हो गया, तो वॉल हैंगिंग्स खरीदने पे शॉपकीपर कितना पैसा खर्चा करेगा, 300x। एक वॉल हैंगिंग का दाम 300 रुपया, और वो एक्स नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग खरीदा, तो 300x होगा उसका, ठीक है, खर्चा करना। ओके, इसके बाद है गाइस कि एक आर्टिफिशियल प्लांट पे उसको 150 रुपया का, एक आर्टिफिशियल प्लांट उसको 150 का पड़ता है, और तुम कितना आर्टिफिशियल प्लांट खरीदा और बेचा, वाई नंबर, तो ये कितना होगा, 150 वाई होगा। एक वॉल हैंगिंग्स खरीदने पे उसको 300 रुपया पड़ता है, और वो एक्स नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स खरीदा है, 15,000 लेस देन इक्वल टू 15,000 गाइस। या इक्वल टू क्यों है, इक्वल टू इसलिए कि या तो वो पूरा का पूरा 15,000 खर्चा करेगा, या फिर मान लो शॉपकीपर जहां पे खरीदारी करने जाता है वॉल हैंगिंग्स आर्टिफिशियल प्लांट, उसका बार्गेनिंग स्किल अच्छा है, तो वो या 15,000 से कम खर्चा करेगा, 15,000 से ज्यादा तो नहीं कर सकता ना, या तो 15,000 टोटल खर्चा करेगा या 15,000 से कम खर्चा करेगा। क्लियर, ओके, ये हो गया हमारा डन, इसको कैंसिल किया, ये डन हो गया, इसके साथ इसको और ये भी डन होगा। अब हमारा बचा है एक और रिस्ट्रिक्शन स्पेस को लेकर। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है कि 80 पीसेस से ज्यादा वो रख नहीं सकता, मतलब उसके पास स्टोरिंग कैपेसिटी सिर्फ 80 पीसेस का है। तो क्या होगा गाइस, वो जितना नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स और जितना नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट्स खरीद रहा है उसका जो सम होगा टोटल, वो या तो 80 होगा या 80 से कम होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है रखने का। तो जाहिर सी बात है वो उतना माल खरीदेगा भी नहीं जब वो रख नहीं सकता। तो बात समझ आया? ओके, तो और कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास में नहीं है, रिस्ट्रिक्शन सारा हम लोगों ने कवर कर लिया। तो ये मेरा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गया मेरा रिस्ट्रिक्शन, और लास्ट में आता है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्या है, जिसको आपने एक्स और वाई पकड़ा है, क्या वो नेगेटिव हो सकता है किसी भी तरीके से? गाइस एक्स और वाई क्या है, नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स और आर्टिफिशियल प्लांट्स, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो ये हो गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एग्जैक्टली वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एलपीपी रेडी, यही है आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये दोनों है आपका कांस्टेंट्स, और ये है आपका नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। सब्जेक्ट, जब भी आप कांस्टेंट लिखे तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे आप लिखोगे सब्जेक्ट टू, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट टू, और फिर कॉमा देकर उसके बाद से आप ये कांस्टेंट्स और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को लिखोगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा ईशान। यस सर। ओके, सॉल्यूशन करना मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले आप लोग फॉर्म करना सीखो। दूसरा सवाल है, अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, एक डाइट में 80 यूनिट्स विटामिन ए का और 100 यूनिट्स मिनरल्स का है, होना ही चाहिए। अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट विटामिन ए चाहिए और 100 यूनिट और 100 यूनिट्स मिनरल्स का चाहिए। Two foods F1 and F2 are available. Food F1 costs rupees 4 per unit and food F2 costs rupees 6 per unit. 1 unit of food F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of minerals. 1 unit of food F2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of minerals. Formulate this as a linear programming problem. Find the minimum cost for diet that consists of mixtures of these two foods and also meet the minimum nutritional requirement. मान लो गाइस कि किसी का हॉस्पिटल का बिजनेस है, वो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को खाना देना पड़ता है, तो खाना देगा तो जाहिर सी बात है वो खाना देगा तो वो ये ट्राई करेगा कि उसका कॉस्टिंग खाना में कम से कम हो, ताकि वो प्रॉफिट अपना कर सके अच्छा से ज्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम कम से कम खर्चा करने पे, खाना पे कम से कम खर्चा करना है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको घटिया खाना देना है, अगर वो घटिया खाना देगा तो पेशेंट और ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ेगा वो, राइट। तो क्या करना है, उसको अपना फूड का कॉस्टिंग भी मिनिमम रखना है और मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी, ये मिनिमम होगा, मिनरल लिख दिया मैंने, ये मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी उसको मिलना चाहिए, राइट, समझ आया। तो गाइस और क्या है, खाना जो दिया जा रहा है, 2 तरह का खाना मिला के दिया जा रहा है, F1 एंड F2। तो अब कौन सा खाना, मतलब F1 कितना क्वांटिटी में दिया मिलाया जाए और F2 कितना क्वांटिटी में मिलाकर दिया जाए कि उसका फूड का जो कॉस्टिंग पड़े वो मिनिमम हो जाए। तो ये तो हमें नहीं पता, तो हम लोग लेंगे लेट
a diet contains, let a diet contains, क्योंकि गाइस यहाँ पे केजी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है यूनिट्स, देख रहे हो, पर यूनिट, तो मैं भी ले रहा हूँ let a diet contains x units and y units of foods F1 and F2 respectively. Clear है? फूड F1 और F2 respectively. Okay, guys, इसमें उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्टिंग को मिनिमम करना, तो यहाँ लिखेंगे मिनिमाइज Z. मिनिमाइज Z इज इक्वल टू क्या होगा गाइस? देखो, एक यूनिट फूड F1 का दाम 4 रुपया है, और अगर आप x यूनिट फूड F1 डाइट में डाल रहे हो तो आपको कितना खर्चा आएगा? 4x का खर्चा आएगा। एक यूनिट का दाम 4 रुपया पड़ता है और आप x यूनिट ऑफ फूड F1 दे रहे हैं, तो फूड F1 को डालने में कितना? 4 रुपया का खर्चा आएगा, तो ये 4x हो गया, ठीक है। प्लस एक यूनिट फूड F2 का दाम 6 रुपया होता है और आप कितना यूनिट दे रहे हो? y यूनिट, तो ये कितना हो गया? 6y यूनिट फूड F2 में खर्चा होगा उसका खाने देने में। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको मिनिमाइज करना। मैंने लिखा मिनिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है? अब हमें कंस्ट्रेंट्स के तरफ जाना है। दो तरह का रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स मतलब भी रिस्ट्रिक्शंस, आप रफ लैंग्वेज में समझ लो। दो तरह का रिस्ट्रिक्शंस है, लिखा गया है कि आप जो भी खाना दे रहे हो उसमें कम से कम 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना ही चाहिए। कम से कम मतलब ज्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को तो ठीक होना है ना। बात समझ आ रहा है? पेशेंट्स को तो ठीक होना है। तो गाइस क्या करेंगे? अगर 80 यूनिट्स अगर हमें देना है, तो अब देखो फूड, आप सबसे पहले विटामिन ए को टारगेट करो गाइस। फूड F1 में विटामिन ए कितना है? देखो तो, क्या 3 यूनिट्स दिख रहा है विटामिन ए फूड F1 में? ठीक है, फूड F1 में 3 यूनिट्स विटामिन है, और आप फूड F1 कितना क्वांटिटी डाल रहे हो? x यूनिट खाना, x यूनिट फूड F1 दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं पूछूं कि फूड F1 में टोटल विटामिन ए गया कितना, तो 3x यूनिट होगा। 3x फूड F1 में 3 यूनिट विटामिन ए का है और हम x यूनिट ऑफ फूड F1 दे रहे हैं, तो टोटल विटामिन ए कितना रहेगा उसमें? 3x यूनिट रहेगा। सब्जेक्ट टू 3x। ओके, विटामिन यहाँ पे आ गया फूड F1 में। अब देखो सिर्फ विटामिन को टारगेट किया जा रहा है, ध्यान में रखना। अरे एक चीज पूछना था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एटलीस्ट एक डाइट में 80 यूनिट 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स होना चाहिए। तो F1 में जैसे 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन है और 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल है, तो इसका मतलब मेरे को इसको 80 से इक्वल करना पड़ेगा ना मेरे को। ना विटामिन्स के टोटल विटामिन्स के साथ आपको इक्वेट करना है और मिनरल्स को टोटल मिनरल्स के साथ इक्वेट करना है। जैसे यहाँ 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है फूड F1 में, और देखो फूड F2 में कितना विटामिन है? फूड F2 में तुम्हारा 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन है। आप विटामिन को विटामिन के साथ करोगे ना, विटामिन को मिनरल के साथ कैसे इक्वेट करोगे? नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे जैसे 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन है उसमें 80 यूनिट्स है, तो मेरे को 80 से मिलाना पड़ेगा ना। नहीं अच्छा तुम कितना ले रहे हो? तुम जितना खाना डाल रहा है, मान ले जैसे एक केजी में 3 यूनिट विटामिन ए है, ठीक है। तुम अगर x केजी ले रहा है तो x केजी में कितना विटामिन ए होगा? 3x होगा। बात समझ आया? और ये क्या होगा? ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एटलीस्ट वर्ड मेंशन किया है, कम से कम 80 यूनिट्स, मतलब 80 यूनिट से ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन का हमने डील कर लिया, विटामिन का डील हो चुका है मेरा, ठीक है। आप कौन बचा? मिनरल्स देखो फूड F1 में कितना मिनरल्स है गाइस? फूड F1 में 4 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स है, देखो क्वेश्चन में लिखा है। और आपने फूड F1 कितना दिया? x यूनिट दिया, तो मतलब फूड F1 से कितना मिनरल आएगा? 4x आएगा। प्लस फूड F2 में कितना मिनरल है गाइस? फूड F2 में आपका है 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स, तो 3 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स अगर है तो ये कितना आएगा? 3y आएगा। ये कितना होना चाहिए? 100 या 100 से ज्यादा हो सकता है, और किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस क्वेश्चन में दिखता नहीं है। तो अब आया नॉन नेगेटिविटी कंडीशन की बारी। तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि x और y क्या है? ये तो यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो ये यूनिट्स का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या एटलीस्ट 0 रहेगा। ये क्लियर है? ओके, दूसरा है गाइस, a manufacturer produces nuts and bolts
nuts and bolts बना रहा है, ठीक है. It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours of work on machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. He earns a profit of rupees 17.50 per package of nuts and rupees 7 per package of bolts. How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machines for at most होगा, ये द नहीं है, for at most 12 hours a day. ठीक है. Okay. तो सर नट्स एंड बोल्ट्स का एक्स और वाई ले लेंगे. पहले एक्स और वाई क्या लेंगे? तुम्हारा प्रॉफिट किस पे हो रहा है? नट्स एंड बोल्ट्स पे. तो हम लोग लेंगे लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स. ठीक है. तो आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. तो मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू एक पैकेज पे कितना हो रहा है 17.5 और आपने कितना पैकेज बना के बेचा है x नंबर ऑफ पैकेज. तो ये कितना होगा 17.50x प्लस एक बोल्ट पे 7 रुपया का प्रॉफिट होता है पर पैकेज पे. आपने कितना पैकेज बनाया y, तो ये कितना हो जाएगा 7y. ठीक है. यहां तक क्लियर है? ओके. इसके बाद क्या है गाइस? इसके बाद अब है हमारा रिस्ट्रिक्शंस को लिखना. गाइस यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है? गाइस यहाँ मशीन्स का वर्किंग आवर को लेके बात किया जा रहा है. देख रहे हो, ये मशीन का वर्किंग आवर को लेके बात किया जा रहा है. गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा है कि दोनों ही मशीन 12 घंटा से ज्यादा चल नहीं सकता. दोनों ही मशीन 12 घंटा से ज्यादा चल नहीं सकता. तो इसका मतलब क्या है? मशीन ए और मशीन बी दोनों के लिए रिस्ट्रिक्शंस है. तो अब ध्यान से देखो, पहले मशीन ए को टारगेट करो. देखो यहाँ पे मशीन ए कितना देर चल रहा है गाइस? एक पैकेट नट बनाने के लिए मशीन ए कितना चल रहा है? 1 घंटा चल रहा है. एक पैकेट बनाने के नट्स बनाने के लिए मशीन ए 1 घंटा चल रहा है. और गाइस आपने कितना पैकेज ऑफ नट्स बनाया है? x पैकेजेस ऑफ नट्स बनाया है, राइट? तो 1 घंटा लगता है मशीन ए में एक पैकेट नट्स बनाने में. और अगर आप x नंबर ऑफ नट्स बनाते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा मशीन ए को यूज करने में? 1x प्लस 3y 1x. अब देखो फिर मशीन ए कहां पे लग रहा है? देखो बोल्ट्स बनाने में भी मशीन ए का इस्तेमाल हो रहा है. देख पा रहे हो, यहाँ 3 घंटा लग रहा है मशीन ए को एक पैकेट ऑफ बोल्ट्स बनाने में. और आपने कितना बोल्ट्स बनाया है? y नंबर ऑफ पैकेजेस बनाया है बोल्ट्स का. तो एक पैकेट बोल्ट्स बनाने में अगर 3 घंटा लगता है मशीन ए को, तो y नंबर ऑफ बोल्ट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा इसको? 3y. ठीक है. और ये जो टोटल टाइम है मशीन ए का, ये क्या हो गया? 12 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे. मतलब 12 घंटा या 12 घंटा से कम चलेगा, 12 घंटा से ज्यादा मशीन चल नहीं सकता. क्लियर है? इसके बाद आप आते हैं मशीन बी के तरफ. गाइस जब हम लोग नट्स बना रहे हैं तो देखो 3 घंटा लगता है मशीन बी में एक पैकेट नट्स बनाने में. तो आप कितना नट्स बना रहे हो? आप x नंबर ऑफ नट्स बना रहे हो, है ना? तो आपको टोटल टाइम कितना लगेगा? 3x प्लस, ठीक है. और एक पैकेट ऑफ बोल्ट्स बनाने में 1 घंटा लगता है मशीन बी में. ठीक है. और आप कितना बोल्ट्स बना रहे हो? y पैकेजेस बना रहे हो. तो उसमें कितना टाइम लगेगा? 1y. और ये टाइम भी 12 घंटा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है कि दोनों का दोनों ही मशीन 12 घंटा से ज्यादा चल नहीं सकता. ठीक है. ये कंस्ट्रेंट क्लियर है? ओके. अब इसके बाद क्या है? जब कंस्ट्रेंट्स हो गया तो x और y तो नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स है. पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स या कोई भी क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ये या तो मिनिमम 0 होगा या 0 से बड़ा होगा. ये हो गया आपका नॉन नेगेटिविटी कंडीशन. बोलो, क्लियर है? ओके. इसका कर ले क्या, वो क्या बोलते हैं, आंसर निकालते हैं, सॉल्यूशंस. ये तो फॉर्मूला. हाँ
ये फॉर्मेट, ये तुम्हारा फॉर्मेशन है, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मेट बोलते हैं इसको फॉर्मेशन बोलते हैं, हाँ फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। फॉर्मेशन हो गया तो इसका ही, अगर इसका हम क्वाड्रेटिक लेंगे ना, दोनों का जो कंस्ट्रेंट्स है इसको क्वाड्रेटिक से ही करेंगे ना। क्वाड्रेटिक कहाँ, कौन सा क्वाड्रेटिक, कहाँ क्वाड्रेटिक है? मतलब जो कंस्ट्रेंट्स आया है उसका क्वाड्रेटिक से ही निकालेंगे ना एक्स और वाई का वैल्यू। नहीं मेरे भाई, ग्राफिकली निकालना है, ग्राफिकली निकालना होता है, समझ आया? ग्राफिकली निकालना होता है। क्वाड्रेटिक कहाँ से आया? क्वाड्रेटिक क्या बोल रहे हो तुम? क्वाड्रेटिक कहाँ से आया इसमें? पहले फॉर्म करना देख लो, फिर उसके बाद सॉल्व करना बताते हैं। सॉल्व करना भी बताएंगे। देखो ये वाला सम, इसको बोला जाता है एलपीपी का सबसे टफेस्ट सम, ठीक है। लेकिन इसका अगर आपको मेन जो ट्रिक है अगर वो बताया तो ये बहुत आसानी से आप लोग किया जा सकता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे क्या है गाइस, इसमें मान लो एक ब्रिक मैन्युफैक्चरर है, अब एक ब्रिक मैन्युफैक्चरर है जिसका 2 डिपो है। डिपो मतलब क्या, एक तरह का समझ लो गोडाउन है, ठीक है। 2 गोडाउन है ए और बी, जिसका कैपेसिटी है ए गोडाउन में 30,000 और बी गोडाउन में 20,000 ब्रिक्स। मतलब क्या है, ईटे रखे हुए, ठीक है। और ए और बी गोडाउन से 3 बिल्डर को माल सप्लाई करना है, वो है पी क्यू और आर। पी को चाहिए 15,000 ईटे, बी को क्यू को चाहिए 20,000 ईटे और आर को चाहिए 15,000 ईटे, ठीक है। क्वेश्चन में देख रहे होगे एक रेट चार्ट लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया है कि रेट चार्ट में जैसे पर 1000 पे ए से अगर आप पी में भेजते हो माल को, मतलब ए गोडाउन से अगर पी बिल्डर को माल दोगे तो 1000 ईंटों का लगेगा 40 रुपया। अगर ए से आप क्यू बिल्डर को माल भेजते हो तो 1000 ईंटे का लगेगा 20 रुपया। और ए से अगर आप आर में जाओगे तो 1000 ईंटों का लगेगा 20 रुपया। बी इसी तरह, बी से अगर आप ए में जाते हो तो 1000 ईंटों का लगेगा 20 रुपया। बी से अगर क्यू में जाते हो तो 1000 ईंटों का लगेगा 60 रुपया। और बी से अगर आर में जाते हो तो 1000 ईंटों का लगेगा 40 रुपया। क्लियर है? ये रेट चार्ट दिया है। अब क्वेश्चन में लिखा गया है द मैन्युफैक्चरर विशेस टू फाइंड हाउ टू फुलफिल द ऑर्डर्स सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। जाहिर सी बात है, जो मैन्युफैक्चरर है उसको तो ईंटें खुद से पहुंचा के देना पड़ेगा ना बिल्डर्स को। तो अगर वो पहुंचाता है, इसमें बोला गया है कि कौन सा गोडाउन से कितना माल भेजा जाए कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो गाइस इसके लिए ये अगर आप साइड में एक फिगर बनाओगे तो ही आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे, वरना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। ये मान लो ये है गोडाउन ए, ये है गोडाउन बी, ठीक है। यहाँ पे है पी बिल्डर, यहाँ पे है क्यू बिल्डर और यहाँ पे है आर बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे देखो फिगर काफी बड़ा बड़ा है, तो मैं यहाँ पे 1 यूनिट, सॉरी 1000 यूनिट इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं मैं, ठीक है। 1000 ब्रिक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे नहीं लिखा, 1000 ब्रिक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ 30,000 है ए गोडाउन में और बी गोडाउन में 20,000 है, तो ये 20 हो जाएगा। पी को चाहिए 15,000 तो ये 15 होगा। क्यू को चाहिए 20,000 तो ये 20 होगा। आर को चाहिए 15,000 तो ये 15 होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज क्लियर है? सिर्फ क्वेश्चन में जो चीज लिखा था वही देख के मैंने लिखा है। बोलो, समझ आए? हाँ सर। Yes. एवरीवन ओके। अब देखो, अब कौन सा गोडाउन से किस बिल्डर को कितना माल दे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो। तो गाइस ये उसको भी नहीं पता कि कहां से कितना माल भेजा जाए, तो वो क्या करेगा, वो कैलकुलेशन करेगा। देखो ए से पी में माल कितना माल भेजा मुझे नहीं पता, हम लोगों ने मान लिया कि ए गोडाउन से पी बिल्डर को x 1000 ब्रिक्स भेजा गया और ए से ही क्यू को y 1000 ब्रिक्स दिया गया, ठीक है। ठीक है, ए से पी को x 1000 ब्रिक्स दिया गया और ए से क्यू को y 1000 ब्रिक्स दिया गया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 30,000 था तो 30,000 में इसने x और y दे दिया, तो इसके पास बचा अभी कितना, ए में और कितना माल बचा है? 30 माइनस x माइनस y, कुछ नहीं बचा। वाह, तुमको कैसे पता कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है? तुमको तो पता ही नहीं है। हाँ वैसे हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो बचा है वो रिमेनिंग कितना होगा, 30 माइनस ऑफ x प्लस y, यही माल बचा है उसके पास में, यही माल बचा ना।
हाँ टोटल 30 था, 30 में से एक्स और वाई दे दिया तो बचा कितना, 30 में से एक्स और वाई को बात कर दिया, तो वो जो बचेगा माल वो आर को दे देगा, ठीक है। और ए गोडाउन पूरी तरह से अब खाली है। अब बी गोडाउन की तरफ आते हैं गाइस। यहाँ पे पी को कितना माल चाहिए था, 15 यूनिट, है ना, और उसको मिला कितना है, एक्स यूनिट। एक्स यूनिट माल तो मिल गया, तो उसको और कितना चाहिए, उसको 15 माइनस एक्स यूनिट अभी भी चाहिए, तो वो कौन देगा उसको, अब बी देगा उसको। बात समझ आया। पी को 15 यूनिट चाहिए था, 15 यूनिट में ए ने उसको एक्स यूनिट सप्लाई कर दिया है, तो उसको और रिमेनिंग कितना चाहिए, 15 माइनस एक्स चाहिए होगा, तो वो कौन देगा, बी यूनिट, बी उसको देगा, ठीक है। ओके, अब देखो क्यू को कितना चाहिए था, 20 यूनिट, उसको कितना मिला, वाई यूनिट, तो और उसको कितना चाहिए, 20 माइनस वाई चाहिए, तो वो कौन सप्लाई करेगा उसको, बी सप्लाई करेगा, राइट। ओके, अब देखो बी में टोटल था 20 यूनिट, 20 यूनिट में से 15 माइनस एक्स उसने दे दिया, 20 माइनस वाई उसने दे दिया, तो जो बचेगा वही आर को देगा, है ना। तो 20 में से माइनस 15 माइनस एक्स माइनस 20 माइनस वाई, बात समझ आया। ये जो माल बचा है बी में वो आर को देगा। बोलो ये क्लियर है फिगर। सर ये वाला फिगर तो खुल के वैसा हो जाएगा ना, 15 माइनस एक्स प्लस वाई। हाँ 15 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 20 माई प्लस वाई। वो ये फिगर समझ आया कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने लिखा है ये सब चीज समझ आया कि नहीं। यस विराज। हाँ सर हाँ। अब देखो रेट्स को लेके जो ये चार्ट दिया था, उसका क्या यूज है उसको देखो। क्वेश्चन में लिखा था कि ए से अगर आप पी में 1000 ब्रिक्स बेचते हो तो आपको 40 रुपया का खर्चा आता है। ए से पी में आपने कितना हजार भेजा, आपने एक्स हजार भेजा, तो देखो यहाँ पे मैं रेट लिख देता हूँ, ए से पी में भेजने का पर 1000 का 40 रुपया, ए से क्यू में जाने का पर 1000 का 20 रुपया, ए से आर में जाने का पर 1000 का 20 रुपया, ठीक है। अब बी के आ जाते हैं, बी से ए में जाने का पर 1000 का 20 रुपया, बी से क्यू में जाने का पर 1000 का 60 रुपीज, और बी से आर में जाने का पर 1000 का 40 रुपीज। ये क्लियर है। क्लियर है गाइस। ये रेट, ये यस डायग्राम पूरा समझ आया, यही पूरा डायग्राम में ही सम पूरा है। ये डायग्राम अगर समझ आया तो सम तुम्हारा हो गया फिर, ठीक है। ओके, तो गाइस हम लोग यहाँ पे अब हमारा क्या था, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, मिनिमाइज मिनिमाइज जेड। तो मिनिमाइज जेड क्या होगा गाइस, देखो 1000 भेजने का 40 रुपया, तो तुम कितना हजार भेजे, 1000 भेजे, तो आपको टोटल कॉस्टिंग यहाँ कितना पड़ेगा, 40x का पड़ेगा गाइस। 1000 ईंटे भेजने का ए से पी में लगता है 40 रुपया, ठीक है। आपने कितने हजार ईंटे भेजे, x हजार ईंटे भेजे ना, तो कितना 40x नहीं पड़ेगा खर्चा आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पे। हाँ सर। सिमिलरली यहाँ पे आपका होगा 20y, यहाँ पे आपका होगा 20 इंटू दिस प्लस 20 टाइम्स ऑफ 30 माइनस ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, प्लस ये इधर हो ए से हो गया पूरा। अब देखो ये होगा प्लस, ये भी खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, 20 टू 15 माइनस एक्स प्लस 60 इंटू 20 माइनस वाई, ठीक है, और फिर 40 इंटू दिस 40 इंटू 20 माइनस, ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा गाइस, 40x प्लस 20y, आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 60 इसके साथ, इसके साथ, फिर 40 इसके साथ, इसके साथ, x के साथ, 20 के साथ, y के साथ, इन सब चीजों के साथ मल्टीप्लाई करके जो आपका फाइनली बचेगा वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बात समझ आया। आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर लेना इसको। इसके बाद बारी आती है कॉन्स्टेंट्स की।
कॉन्स्टेंट्स क्या होता है गाइस, देखो सबसे पहले ये जो आप ब्रिक्स देख रहे हो ना, ब्रिक्स क्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स कभी नेगेटिव हो सकता है, ये एक्स, ये वाई, यहाँ पे ये वाला क्या ये नेगेटिव हो सकता है, ये सब तो नंबर ऑफ ब्रिक्स है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे एक्स ग्रेटर, ये या तो जीरो होगा, या फिर पॉजिटिव होगा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y greater than equal to 0, 30 minus of x plus y greater than equal to 0, 15 minus x greater than equal to 0, 20 minus y greater than equal to 0, और 20 minus of 15 minus x minus 20 of minus y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गाइज यहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट्स भी आ जाएगा और आपका नॉन नेगेटिविटी कंडीशन भी देखो यहीं पे कंटेंट है। इसको आपको ठीक करना होगा, इसको आप ठीक कर लेना। 30 माइनस एक्स माइनस वाई, तो 30 को उधर लेके जाओ, एक्स और वाई को एक तरफ रखो, बस समझ रहे हैं? ये आपका नॉन नेगेटिव कंडीशन दे देगा ये पूरा का पूरा। बोलो ये क्लियर है किस तरह से फ्रेम किया गया इसको? Yes. क्लियर? विराज Yes. देख लो विराज, देख लो ठीक से, फिर बोलना मुझे। हाँ सर हो गया। क्लियर है विराज पूरा? हाँ सर। Okay. Next समय, if a young man rides his motorcycle at 25 km per hour, he has to spend 2 rupees per kilometer on petrol. ठीक है, अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो उसको 2 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल पे खर्चा करना पड़ता है। If he rides at a faster speed of 40 km per hour, the petrol prices increase at ₹5 per kilometer. ठीक है, 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से उसको खर्चा करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको खर्चा करना पड़ेगा यहाँ पे पेट्रोल के ऊपर। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है he has ₹100 to spend on पेट्रोल। पेट्रोल के ऊपर उसके पास खर्चा करने के लिए सिर्फ 100 रुपया ही है। ठीक है, and wishes to find what is the maximum distance he can travel within 1 hour। तो गाइस यहाँ दो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे दिख रहा है। एक रिस्ट्रिक्शन है कि उसके पास सिर्फ 100 रुपया है पेट्रोल के लिए, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, और विद इन 1 आवर मतलब उसके पास सिर्फ एक ही घंटा है, तो वो ये देखना चाहता है कि 1 घंटे के अंदर वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है। ठीक है, तो हमें तो नहीं पता कि वो कितना किलोमीटर कौन से, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा और 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, ये तो हमें नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट अ यंग मैन travels x kilometer and y kilometer at the speed of 25 kilometer per hour and 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर? अजम्पशन समझ आया? Yes. ओके, इसके बाद है गाइस कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया है पेट्रोल पे खर्चा करने के लिए। गाइस अगर आप नोटिस करोगे यहाँ क्वेश्चन में क्लियर मेंशन क्या है कि अगर वो 25 रुपया, अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसको पर किलोमीटर कितना पेट्रोल पे खर्चा करना पड़ रहा है? 2 रुपया, राइट? और वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना ट्रैवल किया है? x किलोमीटर, तो इसका मतलब पेट्रोल पे कितना खर्चा होगा? 2x। सॉरी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हम लोगों ने लिखा नहीं, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन का? ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रैवल, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो गाइस मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा? यहाँ पे x किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पे y किलोमीटर जा रहा है,
नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस बोल रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस बोल रहा है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू ये होगा x प्लस वाई। डिस्टेंस तो ये ट्रैवल कर रहा है विराज, 40-50 कहाँ से आ रहा है विराज? इसमें ये x किलोमीटर गया, इसमें ये y किलोमीटर गया, दोनों स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर किया? x प्लस वाई किलोमीटर ही तो कवर किया है वो। हाँ सर। नहीं समझा? हाँ हाँ हाँ। ओके, अब इसके बाद है गाइस, देखो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब आते हैं कांस्टेंट्स की तरफ। पहला जो कांस्टेंट है, पहला कांस्टेंट है पैसे के लेकर, 100 रुपया उसके पास पेट्रोल के लिए। गाइस यहाँ पे देखो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब जाता है तो उसको 2 रुपए खर्च करना पड़ता है हर किलोमीटर पे पेट्रोल पर। तो 25 किलोमीटर की स्पीड से वो कितना किलोमीटर गया? x किलोमीटर गया, है ना? तो ये x किलोमीटर जाने में पेट्रोल पर कितना पैसा खर्चा होगा? 2x रुपीज खर्चा होगा। हाँ सर। ओके, और तो 25 किलोमीटर पे जब गया तो उसका पेट्रोल पे खर्चा आया 2x प्लस। अब देखो जब वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो पेट्रोल पे कितना खर्चा हो रहा है पर किलोमीटर पे? 5 रुपए का, है ना? और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितना किलोमीटर गया? y किलोमीटर गया। तो y किलोमीटर जाने पे कितना खर्चा होगा पेट्रोल पे? 5y। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये पेट्रोल पे भी यही पैसा खर्चा होगा उसका। तो ये पैसा क्या होगा? या तो वो 100 रुपीज से कम खर्च करेगा या पूरा 100 रुपीज खर्चा करेगा, है ना? क्योंकि उसके पास 100 रुपीज से ज्यादा तो है नहीं। बात समझ आया? Yes. विराज क्लियर है? हाँ सर। ओके, इसके बाद है एक विद इन 1 आवर, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम है। तो घंटा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना? तो पहला केस में डिस्टेंस ट्रेवल किया x और उसका स्पीड है 25, ये पहला टाइम हुआ। दूसरा टाइम है, दूसरा वाला में केस में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया y, टाइम है 40। तो ये क्या हो गया? विद इन 1 आवर बोला तो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पूरा एलपीवी रेडी। देख लो एक बार इसको। टोटल टाइम निकालना, टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये पहला डिस्टेंस बाय स्पीड और ये दूसरा डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टोटल टाइम हुआ। टोटल टाइम कितना होगा? विद इन 1 आवर बोला, तो विद इन 1 आवर का मतलब कितना हुआ? लेस देन इक्वल्स टू 1 हुआ।